नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प शब्द को खंगालने वाले हैं। ये जीव विज्ञान और मेडिसिन में ना हर जगह सुनाई देता है। विभिन्नता, वेरिएशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। सुनने में शायद लगे कि हाँ ठीक है वेरिएशन, पर इसमें ना कई परतें हैं, काफ़ी कुछ है समझने को। तो हमारे पास ना कुछ दस्तावेज हैं। ये जैव सांख्यिकीय मतलब बायोस्टैटिस्टिक्स के नज़रिए से देखते हैं इस टॉपिक को। तो आज का इरादा क्या है? इरादा है कि इन सोर्सेज से जो मुख्य बातें हैं वो निकालें, समझे कि ये विभिन्नता आखिर है क्या, कितने तरह की होती हैं, और हाँ इसको नापते कैसे हैं और क्यों ज़रूरी है ये सब जानना। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। सबसे पहले तो यही सवाल कि भाई जीव विज्ञान में इतनी विभिन्नता क्यों, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री से अलग क्यों है ये, है ना। वहाँ तो चीज़ें काफ़ी एक सी होती हैं, है ना। पानी का मॉलिक्यूल तो पानी का मॉलिक्यूल है, लेकिन बायोलॉजिकल दुनिया में यहाँ तो हर चीज़ में फ़र्क दिखता है। कोई भी दो बायोलॉजिकल माप ले लीजिए, मतलब जैसे इंसानों की लंबाई या दिल की धड़कन, किसी बीमारी से ठीक होने में लगने वाला टाइम, या दो शहरों की जन्म दर, कभी भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। अरे छोड़िए, दो लोगों को, एक ही इंसान के अंदर चीज़ें बदलती रहती हैं। सुबह का टेम्परेचर शाम से अलग होता है, कसरत करो तो पल्स रेट बदल जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ये बात ना काठ बांधने लायक है कि विभिन्नता कोई अनोखी चीज या कोई गड़बड़ नहीं है। ये बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब असास है। प्रकृति में भिन्नता ही नियम है, एक जैसा होना वो अपवाद है। जीवित चीजों में ये वेरिएशन, ये तो नेचुरल है, उनके जीने का तरीका है ये। अच्छा, तो ये मान के चलें कि वेरिएशन तो होगा ही, ये नॉर्मल है। अब ये स्रोत बताते हैं कि इसे समझने के लिए ना हम इसे तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है जैविक विभिन्नता मतलब बायोलॉजिकल, दूसरी है वास्तविक यानी रियल, और तीसरी प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल। तो पहले ये जैविक वाली पकड़ते हैं, ये क्या चीज़ है? ये वो नेचुरल उतार चढ़ाव है जो किसी भी लिविंग सिस्टम में मिलता है, और ये आमतौर पर एक एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर ही होता है। इसे आप कह सकती हैं कि ये कुदरती या संयोगवश होने वाला फर्क है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले, मुंबई में बर्थ रेट है 26 प्रति हजार, ठीक। और दिल्ली में 27 प्रति हजार। अब ये जो छोटा सा फर्क है, ये शायद सिर्फ चांस की बात हो, कोई खास वजह न हो इसके पीछे। बस यही है जैविक विभिन्नता। मतलब वो नॉर्मल वाला वेरिएशन जिसकी हम उम्मीद करते ही हैं। हाँ बिल्कुल। और इसे थोड़ा और खोलें तो इसके कुछ उप प्रकार भी हैं। पहला है व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी। ये तो सबसे आसान है समझना। एक ही उम्र के दो लोग हैं, उनकी हाइट, वजन, ब्लड प्रेशर अलग अलग होगा। जैसे क्लास में दो बच्चे हैं, एक 160 सेंटीमीटर का, दूसरा 170 का। ये हो गया व्यक्तिगत फर्क जी। फिर आता है आवधिक विभिन्नता, पीरियोडिकल वेरिएबिलिटी। ये एक ही व्यक्ति के अंदर टाइम के साथ होने वाले बदलाव हैं। जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर दिन में बदलता है ना, या बीमार पड़ने पर पल्स रेट बढ़ जाता है, या आपने कहा कसरत के बाद बीपी बदल जाता है, ये सब इसमें आते हैं। तीसरा है वर्ग या समूह विभिन्नता, क्लास या ग्रुप वेरिएबिलिटी। इसमें हम अलग अलग ग्रुप्स के एवरेज में फर्क देखते हैं, जैसे महिलाओं और पुरुषों की एवरेज हाइट, या अलग सोशल ग्रुप्स के हेल्थ इंडिकेटर्स, वो अलग हो सकते हैं। ये ग्रुप्स के बीच का फर्क है। और चौथा, ये रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है प्रतिचयन विभिन्नता, सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी। इसको सैम्पलिंग एरर भी कहते हैं। देखिए, हम पूरी आबादी पर तो स्टडी कर नहीं सकते ना, तो हम एक छोटा सा सैंपल लेते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं कि वो सैंपल पूरी आबादी का बिल्कुल सही आईना हो। अगर हम एक ही पॉपुलेशन से कई सैंपल लें तो उनके रिजल्ट्स में थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा ही। ये जो सैंपल्स के बीच का फर्क है ना, यही है सैम्पलिंग विभिन्नता। अच्छा, तो ये सैम्पलिंग वाली चीज़, ये तो मतलब रिसर्च में बहुत ध्यान रखने वाली बात हुई कि हमारे नतीजे इस पर टिके हैं कि सैंपल कैसा चुना। बिल्कुल। सैंपल का साइज बढ़ाकर आप इस वेरिएशन को कम तो कर सकते हैं, पर पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते जब तक कि आप पूरी आबादी को ही ना पढ़ लें, जो कि ज़्यादातर मुमकिन नहीं होता। तो इसे समझना ज़रूरी है ताकि हम अपने नतीजों को सही तरह से इंटरप्रेट कर सकें। तो ये तो हुई वो विभिन्नता जो नेचुरल है या संयोग से है, जैविक विभिन्नता। लेकिन कभी-कभी ये फर्क इतने बड़े होते हैं कि उन्हें सिर्फ चांस नहीं कह सकते। वहीं पर शायद ये दूसरी वाली आती है, वास्तविक विभिन्नता, रियल वेरिएबिलिटी। यहाँ खेल बदल जाता है ना। हाँ, यहाँ मामला दिलचस्प हो जाता है। वास्तविक विभिन्नता तब होती है जब दो ग्रुप्स या मापों के बीच का फर्क वो संयोग की सीमा से काफी ज्यादा हो। ये आमतौर पर दिखाता है कि कोई बाहरी फैक्टर है,
कोई हस्तक्षेप हुआ है जिसका असर दिख रहा है। यहीं पर हमें असली कहानियां मिलती हैं कि भाई कोई दवा काम कर रही है या नहीं, या समाज का सेहत पर क्या असर पड़ रहा है। इसके कुछ उदाहरण हैं क्या इन सोर्सेज में जिनसे ये बात और साफ हो? हाँ, कई अच्छे उदाहरण हैं। एक तो बहुत क्लासिक है, टाइफॉइड बुखार। पहले जमाने में इससे डेथ रेट काफी ज्यादा था, करीब 28%। फिर दवा आई क्लोराम्फेनिकॉल और डेथ रेट घटकर सीधा 1-2% पर आ गया। अब इतना बड़ा फर्क, ये सिर्फ चांस तो नहीं हो सकता। अरे बाप रे, 28 से 1-2%। हाँ, ये दवा के असर का सबूत है। ये है वास्तविक विभिन्नता। वाकई, ये तो मतलब जिंदगी बचाने वाला फर्क हुआ। और कोई उदाहरण? बिल्कुल। एक और है जो सामाजिक आर्थिक हालात से जुड़ा है। स्रोत बताते हैं कि जैसे इंग्लैंड में लोगों की एवरेज हाइट और वजन भारत के लोगों से ज्यादा है। इसका कारण शायद बेहतर न्यूट्रिशन और लिविंग कंडीशंस हैं। तो ये भी सिर्फ संयोग नहीं है, ये दो आबादी के बीच का एक रियल डिफरेंस है। इसी तरह बीमारियों से बचाव के जो उपाय हैं, उनका असर भी इसी में आता है। जैसे जिन बच्चों को खसरे का टीका लगा है, उनमें खसरा होने का रेट उन बच्चों से बहुत कम होता है जिन्हें टीका नहीं लगा। ये टीके का असर है, वास्तविक विभिन्नता। कुछ उदाहरण काम की दुनिया से भी हैं। एक स्टडी का जिक्र है जिसमें पाया कि बस ड्राइवरों में कोरोनरी हार्ट डिजीज का रेट कंडक्टरों से ज्यादा था। अच्छा, ड्राइवरों में ज्यादा? हाँ, शायद ड्राइविंग का स्ट्रेस और बैठे रहने वाला काम, उसकी वजह से। ये भी एक वास्तविक अंतर हुआ। और सबसे जाना माना उदाहरण तो धूम्रपान वाला है। स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स के बीच लंग कैंसर रेट में जो भारी फर्क है, वो भी वास्तविक विभिन्नता है जो स्मोकिंग के असर की वजह से है। मतलब कोई असली वजह है उस फर्क के पीछे। चलिए अब तीसरे प्रकार पर आते हैं, प्रयोगात्मक विभिन्नता, एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी। नाम से ही लग रहा है कि ये स्टडी या एक्सपेरिमेंट करते टाइम कुछ गड़बड़ होने से जुड़ी है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। प्रयोगात्मक विभिन्नता असल में वो एरर है जो स्टडी करने के तरीके की खामियों से पैदा होती है। मतलब जो मटेरियल यूज किया, जो तरीके अपनाए, जो प्रोसेस फॉलो किया या जो तकनीक लगाई, उनमें कहीं गड़बड़ी। ये वो शोर है, आप कह सकते हैं, जो हमारे असली सिग्नल को, मतलब जैविक या वास्तविक विभिन्नता को समझने में दिक्कत पैदा करता है। तो इसमें किस किस तरह की गड़बड़ हो सकती है? इसके भी कुछ प्रकार हैं। पहला है अवलोकक त्रुटि, ऑब्जर्वर एरर। मतलब जो बंदा माप ले रहा है या जानकारी इकट्ठा कर रहा है, उसकी वजह से गलती। ये दो तरह की हो सकती है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ। सब्जेक्टिव एरर तब होती है जब मान लीजिए इंटरव्यू लेने वाला है, वो जाने अनजाने में जानकारी को थोड़ा बदल दे या अपने हिसाब से लिख ले, या फिर इतने सेंसिटिव सवाल पूछे जैसे निजी आदतें, इनकम, फैमिली प्लानिंग, कि लोग या तो सही जवाब दे ही ना या टाल जाएं। और ऑब्जेक्टिव एरर वो है जब माप लेने में ही गलती हो जाए। जैसे अगर कोई नया बंदा बीपी नाप रहा है तो रीडिंग गलत ले सकता है, या मशीन को देखने के एंगल से भी फर्क आ जाता है, पैरालैक्स एरर जिसे कहते हैं। स्रोतों में एक बड़ी चौंकाने वाली बात लिखी है। एक स्टडी में पाया कि जब अलग अलग रेडियोलॉजिस्ट ने एक ही चेस्ट एक्सरे देखे ना, तो उनके पढ़ने में 50% तक असहमति थी। 50%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जांच की रिपोर्ट इस पर निर्भर कर सकती है कि उसे कौन पढ़ रहा है ना? हाँ, ये संभावना तो रहती है, खासकर उन मामलों में जहां इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश होती है। अरे यहाँ तक कि एक मजेदार या शायद थोड़ी चिंता वाली बात भी लिखी है कि सिर्फ एक अट्रैक्टिव नर्स अगर मरीज की पल्स ले तो उससे ही मरीज का पल्स रेट बढ़ सकता है। क्या कह रहे हैं? सच में नर्स के होने से पल्स बदल जाती है? गजब है। हाँ, ये दिखाता है कि जो देख रहा है या माप रहा है उसका असर भी पड़ सकता है। ये तो बड़ी बारीक बातें हैं जिन पर शायद ध्यान भी ना जाए। अच्छा, ऑब्जर्वर एरर के अलावा और क्या है इसमें? दूसरा है उपकरणीय त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये सीधी बात है, अगर आपके मापने के औजार ही खराब है या ठीक से कैलिब्रेटेड नहीं है तो नतीजे तो गलत आएंगे ही। सोचिए, वजन तौलने की मशीन ही गलत बता रही है या बीपी मशीन ठीक नहीं है, तो सारे माप गड़बड़। इसीलिए किसी भी स्टडी से पहले इंस्ट्रूमेंट्स की जांच, उनका मानकीकरण, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो बिल्कुल लॉजिकल है। और तीसरा प्रकार, आपने पहले सैम्पलिंग विविधता का जिक्र किया था, क्या ये उससे जुड़ा है? हाँ, तीसरा है प्रतिचयन दोष या पूर्वाग्रह, सैम्पलिंग डिफेक्ट्स या बायस। ये सैम्पलिंग विभिन्नता से थोड़ा अलग है। देखिए, सैम्पलिंग विभिन्नता तो नेचुरल है जब आप सैंपल लेते हैं, लेकिन सैम्पलिंग दोष या बायस तब होता है जब आपका सैंपल चुनने का तरीका ही ऐसा हो
कि वो पूरी आबादी को ठीक से रिप्रेजेंट ही ना करे, या फिर आपका सैंपल साइज इतना छोटा हो कि उससे कोई मतलब का नतीजा ही निकल ही ना पाए। अच्छा, मतलब चुनने में ही गड़बड़ हो गई। हाँ, जैसे कई बार क्या होता है, हॉस्पिटल में जो स्टडीज होती हैं वो उन्हीं मरीजों पर होती हैं जो वहां आते हैं, जो अक्सर गरीब तबके के या आसपास रहने वाले लोग हो सकते हैं। अब ऐसे सैंपल से जो नतीजा निकलेगा वो शायद पूरी आबादी पर लागू ना हो। एक और उदाहरण दिया है, अगर आप किसी महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में पैदा हुए बच्चों के बर्थ वेट की तुलना किसी सरकारी जनरल हॉस्पिटल में पैदा हुए बच्चों से करें तो आपको फर्क तो मिलेगा, लेकिन ये फर्क शायद सिर्फ हॉस्पिटल के टाइप का ना हो सकता है ये उन माओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का फर्क हो जो उन अलग अलग अस्पतालों में जा रही हैं। ये हुआ सैम्पलिंग बायस। समझ गया, ये तब बायस है, सिर्फ चांस नहीं। ठीक है, तो हमने विभिन्नता के ये 3 मुख्य प्रकार समझ लिए, जैविक जो नेचुरल है, वास्तविक जो किसी असली वजह से है, और प्रयोगात्मक जो स्टडी की खामियों से है। अब इन सब विभिन्नताओं को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि भाई इस फैलाव को, इस बिखराव को हम नापे कैसे? सिर्फ कम या ज्यादा बोलने से तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के कुछ टूल्स काम आते होंगे। बिल्कुल, इस फैलाव या बिखराव को मापने के लिए स्टैटिस्टिक्स में खास मेजर्स होते हैं। उन्हें कहते हैं प्रकीर्णन के माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन या वेरिएबिलिटी। ये हमें एवरेज जैसे मीन के अलावा ये बताते हैं कि डेटा उस एवरेज के आसपास कितना फैला हुआ है, क्योंकि एवरेज तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, फैलाव जानना भी उतना ही जरूरी है। तो सबसे पहला और शायद सबसे आसान तरीका क्या है इसे नापने का, जो फटाक से समझ आ जाए? सबसे सरल माप है परास, रेंज। ये बस आपके डेटा सेट में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी वैल्यू है, मिनिमम, उनके बीच का अंतर है। जैसे स्रोत में उदाहरण है कि हेल्दी अडल्ट्स में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज करीब 100 से 140 mmg होता है। तो रेंज हो गई 140, 100 इज इक्वल टू 40 mmg। ये हमें फौरन एक आइडिया दे देता है कि वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक फैली हैं। हाँ, ये तो काफी सीधा है और उपयोगी भी लगता है। हाँ, तुरंत समझ में आता है, डेटा की बाउंड्रीज पता चल जाती हैं। लेकिन इसकी एक बड़ी कमजोरी है, ये सिर्फ 2 वैल्यूज पर डिपेंड करता है, सबसे कम और सबसे ज्यादा वाली। बीच के सारे पॉइंट्स कैसे बिखरे हुए हैं इसके बारे में रेंज हमें कुछ नहीं बताता। सोचिए, अगर डेटा में बस एक बहुत ऊंची या एक बहुत नीची वैल्यू आ जाए कहीं से, तो रेंज एकदम से बढ़ जाएगी, भले ही बाकी सारा डेटा एक ही जगह इकट्ठा हो। अच्छा, मतलब ये एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए सिर्फ रेंज के बेस पर डेटा के फैलाव का पूरा अंदाजा लगाना ठीक नहीं रहता। ये कभी-कभी मिसलीडिंग हो सकता है। ठीक है, तो रेंज से बेहतर और ज्यादा भरोसेमंद माप किया है। एक नाम जो अक्सर सुनते हैं, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, SD जिसे कहते हैं। स्रोत कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और मजबूत तरीका है वेरिएशन नापने का। ये क्या बताता है जो रेंज नहीं बता पाती? हाँ, मानक विचलन या SD ये बहुत पावरफुल मेजर है। आप इसे ऐसे सोच सकती हैं कि ये डेटा का औसत बिखराव है। ये हमें बताता है कि डेटा के जो अलग-अलग पॉइंट्स हैं वो अपने ग्रुप के एवरेज से औसतन कितनी दूरी पर हैं। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टेक्निकल है। उसमें हर वैल्यू का मीन से डिफरेंस निकालो, उसका स्क्वायर करो, फिर उनका एवरेज लो, फिर उसका स्क्वायर रूट लो। खैर, उस प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं। इम्पॉर्टेंट ये है कि SD हमें एक सिंगल नंबर में ये बता देता है कि पूरा डेटा सेट अपने एवरेज के कितना पास-पास है या कितना फैला हुआ है। तो ये SD हमें बताता क्या है फिर? मतलब इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है जो सिर्फ एवरेज नहीं बता पाता? इसके कई फायदे हैं। एक तो ये पूरे डेटा के फैलाव को एक नंबर में समेट देता है, तुलना करना आसान हो जाता है। दूसरा, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि कोई एक खास वैल्यू, जैसे किसी एक व्यक्ति का BP, अपने ग्रुप के एवरेज से कितना अलग है। क्या ये फर्क नॉर्मल रेंज में है या कुछ असामान्य है? तीसरा, ये 2 ग्रुप्स के एवरेजेस के बीच जो फर्क है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये जांचने में मदद करता है। मतलब स्टैंडर्ड एरर की कैलकुलेशन के जरिए। जैसे 2 दवाओं के असर में जो फर्क दिख रहा है वो असली है या सिर्फ चांस की बात है। और चौथा, ये तय करने में भी मदद करता है कि किसी स्टडी के लिए कितना बड़ा सैंपल साइज लेना जरूरी होगा। सीधी बात, छोटा SD
मतलब डेटा एवरेज के पास है, कम बिखराव। बड़ा एसडी मतलब डेटा ज्यादा फैला हुआ है। समझ गया। तो एसडी हमें फैलाव की एक ज्यादा गहरी, ज्यादा नुकीली तस्वीर देता है। अब एक और माप का जिक्र है जहां स्रोत कहते हैं कि मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी। इसे सापेक्ष विभिन्नता मतलब रिलेटिव वेरिएबिलिटी नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या मतलब है? सापेक्ष क्यों? हाँ, सीवी बहुत ही काम की चीज है, खासकर तब जब हमें दो अलग अलग तरह के फैलाव की तुलना करनी हो। सापेक्ष का मतलब है कि हम फैलाव को एवरेज के रिलेशन में देख रहे हैं, क्योंकि निरपेक्ष फैलाव जैसे एसडी वो कभी कभी धोखा दे सकता है जब हम ऐसी चीजों की तुलना कर रहे हों जिनकी यूनिट्स अलग हैं या जिनके एवरेज बहुत अलग हैं। सीवी हमें इस प्रॉब्लम से बचाता है। कैसे? मतलब कहाँ इस्तेमाल होता है ये? इसके मोटे तौर पर दो तरह के यूज हैं। पहला, जब हमें एक ही कैरेक्टरिस्टिक, एक ही गुण की विभिन्नता की तुलना दो अलग अलग ग्रुप्स में करनी हो जिनके एवरेज बहुत अलग हो। जैसे मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि बड़ों की हाइट में ज्यादा वेरिएशन है या बच्चों की हाइट में। स्रोतों में एक उदाहरण है। मान लीजिए वयस्कों की एवरेज हाइट 160 सेंटीमीटर है और एसडी है 10 सेंटीमीटर, और बच्चों के एवरेज हाइट 60 सेंटीमीटर है और एसडी है 5 सेंटीमीटर। अब अगर सिर्फ एसडी देखें तो बड़ों का एसडी 10, बच्चों 5 से डबल है। तो क्या बड़े ज्यादा वेरिएबल हैं? हाँ, एसडी तो यही कह रहा है। यहीं सीवी काम आता है। वयस्कों का सीवी निकालें। 10 160 into 100 equals 6.25%। बच्चों का सीवी निकालें। 560 into 100 8.33%। देखा, सीवी बता रहा है कि अपने एवरेज के हिसाब से बच्चों की हाइट में बड़ों की तुलना में ज्यादा रिलेटिव वेरिएशन है, भले ही उनका एब्सोल्यूट एसडी कम था। अरे वाह, तो सीवी ने तो पूरी कहानी पलट दी। ये तो वाकई बहुत उपयोगी है। दूसरा यूज क्या बताया? दूसरा यूज है जब हमें एक ही ग्रुप में दो अलग अलग गुणों की विभिन्नता की तुलना करनी हो जिनकी यूनिट से बिल्कुल अलग हो। जैसे मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि लड़कों के एक ग्रुप में उनके ब्लड प्रेशर जो mmHg में नापेगा बिल्कुल में ज्यादा वेरिएशन है या उनकी हाइट जो सेमी में नापेगी में। इनकी यूनिट्स अलग हैं, तो सीधे एसडी की तुलना कैसे करेंगे? हाँ, ये तो नहीं हो सकता। तो यहाँ भी सीवी काम आएगा। मान लीजिए उन लड़कों का एवरेज सिस्टोलिक बीपी 120 mmHg है और एसडी 10 mmHg, और उनकी एवरेज हाइट 160 सेमी है और एसडी 5 सेमी। अब बीपी का सीवी निकालते हैं। 10 120 into 100 is equal to 8.33%। हाइट का सीवी निकालते हैं। 5 160 into 100 is equal to 3.12%। तो सीवी ने हमें दिखाया कि उसी ग्रुप में ब्लड प्रेशर की माप हाइट की माप की तुलना में ज्यादा वेरिएबल थी, रिलेटिवली ज्यादा फैली हुई थी। अच्छा, तो सीवी की मदद से हम एक तरह से सेब और संतरे की तुलना कर पा रहे हैं क्योंकि यूनिट से आजाद हैं। बिल्कुल सही, ये सीवी की खूबसूरती है, क्योंकि ये एसडी को एवरेज की परसेंटेज के तौर पे दिखाता है ना। सीवी इज इक्वल टू एसडी माइनस 100, तो ये एक यूनिटलेस माप बन जाता है। इससे हम अलग अलग स्केल पर नापी गई चीज़ों की वेरिएशन की तुलना कर सकते हैं। वजन किलो, हाइट सेंटीमीटर, बीपी mmg, पल्स रेट बीट्स मिनट। रिसर्च में ये बहुत काम आता है जब समझना हो कि कौन सा बायोलॉजिकल पैरामीटर ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। ये तो सचमुच बहुत काम का टूल लगता है, खासकर जब इतना कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डेटा हो। तो हमने विभिन्नता के प्रकारों पर बात की, उसे मापने के इन तरीकों पर, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, काफ़ी विस्तार से बात की। अब अंत में एक बार फिर से इस बात पर आते हैं कि ये सब समझना क्यों इतना ज़रूरी है। इसका बड़ा मतलब क्या है? देखिए, विभिन्नता को समझना सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये प्रैक्टिकली बहुत ज़रूरी है। चाहे हम डॉक्टर हों, रिसर्चर हों या सिर्फ हेल्थ न्यूज़ पढ़ने वाले आम लोग हों, विभिन्नता को समझे बिना हम बायोलॉजिकल डेटा, मेडिकल रिजल्ट्स और रिसर्च के नतीजों को सही तरह से समझ ही नहीं सकते। ये हमें ये पहचानने में मदद करता है कि जो फर्क हम देख रहे हैं वो नॉर्मल उतार चढ़ाव है या कोई वाकई में महत्वपूर्ण बदलाव है, या फिर वो सिर्फ स्टडी में हुई कोई गलती है, मतलब प्रयोगात्मक विभिन्नता। ये हमें याद दिलाता है कि एवरेज वो अक्सर पूरी कहानी नहीं कहता। डेटा का फैलाव कितना, वेरिएशन है, ये जानना उतना ही ज़रूरी है, कभी-कभी तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। बिना ऐसे समझे हम गलत नतीजों पर पहुंच सकते हैं, जैसे किसी अच्छे इलाज को बेकार समझ लें या किसी मामूली चीज़ को खतरनाक मान बैठें।
बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो आज की हमारी ये जो पड़ताल थी, इसने हमें दिखाया कि विभिन्नता जीव विज्ञान और मेडिसिन की दुनिया का एक अहम हिस्सा है। ये सिर्फ नॉइज नहीं है, ये सिस्टम का पार्ट है। हमने इसके 3 मुख्य चेहरे देखे, जैविक जो नेचुरल है, वास्तविक जो किसी असली वजह से होने वाले सिग्निफिकेंट फर्क को दिखाता है, और प्रयोगात्मक जो हमारी मापतोल या तरीकों की खामियों से आता है। और हमने समझा कि इस फैलाव को नापने के लिए हमारे पास रेंज है, एसडी जैसा मजबूत टूल है और सीवी जैसा स्मार्ट टूल भी है जो अलग-अलग स्केल की चीजों के वेरिएशन की तुलना करने देता है। एकदम सही सारांश। और आज की इस बातचीत से शायद एक सवाल हम अपने साथ ले जा सकते हैं सोचने के लिए। अब जब हम ये जान गए हैं कि विभिन्नता खासकर लिविंग सिस्टम्स में इतनी नेचुरल और आम है, तो अगली बार जब हम कोई हेल्थ न्यूज़ या रिपोर्ट पढ़ें जो सिर्फ किसी एक एवरेज रिजल्ट पर जोर दे रही हो, तो हमें उसकी व्याख्या कैसे करनी चाहिए? क्या हमें रुककर ये सोचना चाहिए कि भाई इस एवरेज के पीछे फैलाव कितना है, वेरिएशन कितना है? किसी चीज़ को वाकई अलग, नया या असामान्य मानने से पहले हमें कितनी विभिन्नता को नॉर्मल मानना चाहिए? सिर्फ एवरेज पर कूद पड़ना वो हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। विभिन्नता को समझना हमें ज्यादा जानकार और ज्यादा क्रिटिकल रीडर और थिंकर बनाता है।